Audio Jungle. नमस्कार साथियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल MSN4U में। दोस्तों, आज की जो हमारी कंडीशन है हाइपरकैल्सीमिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होते हैं, उसकी वजह से हमें क्या क्या जो हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं, कौन कौन से वो चेंजेस आते हैं कार्डियोवैस्कुलर में, न्यूरोमस्कुलर में, मस्कुलोस्केलेटन में, वो हम इस टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन से वो मेजर पॉइंट्स हैं जो इस टॉपिक के अंदर हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैल्शियम क्या होता है, और कैल्शियम का जो नॉर्मल अमाउंट होता है वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर कितना होता है, क्या उसकी रेंज होती है। उसके बाद हम देखेंगे जब आपकी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम का अमाउंट है नॉर्मल रेंज से जब अबव हो जाता है तो हाइपरकैल्सीमिया बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन कौन से वो कारण हैं, कौन कौन से कॉजेज हैं, कौन कौन से इटियोलॉजिकल फैक्टर हैं जिसकी वजह से हाइपरकैल्सीमिया की जो प्रॉब्लम अराइज हो रही है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हाइपरकैल्सीमिया में कौन कौन से वो साइन एंड सिम्टम्स, कौन कौन से वो असेसमेंट्स हैं, कौन कौन से वो आइडेंटिफिकेशन होता है जिसको हमें पहचानना बहुत जरूरी होता है कि हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो इसी चेंजेस होते हैं कार्डियोवैस्कुलर में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, कौन कौन से वेरिएशन है पैरामीटर्स के अंदर, कौन कौन से वो सेगमेंट्स हैं जिनमें वेरिएशन आते हैं ईसीजी में, वो हम देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंक्लेक्स बेस, कौन कौन से प्रिवेंशन है, कौन कौन से वो मैनेजमेंट है जिसकी वजह से जो कैल्शियम है हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम कि कैल्शियम क्या होता है। देखिए दोस्तों, कैल्शियम क्या होता है। कैल्शियम आपको पता है कि हमारी बॉडी का एक मेन इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट, फिफ्थ इलेक्ट्रोलाइट होता है जो हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड जो हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस जो हमारी बॉडी के अंदर होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये एक तरीका क्या होता है कि जो हमारा ये क्लोटिंग फैक्टर में इन्वॉल्व होता है, जो क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम बात करें इसकी नॉर्मल रेंज की, तो नॉर्मल रेंज उसकी जो होती है फीमेल्स के अंदर होती है वो 1200 ग्राम बॉडी वेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1400 ग्राम, ये होती है मेल्स के अंदर। ठीक है, ये नॉर्मल वेट के अकॉर्डिंग और हमारे नॉर्मल एडल्ट के अकॉर्डिंग या हमारे एज ग्रुप के अकॉर्डिंग ये रेंज मानी गई है। नेक्स्ट हम बात करें कि जो इसमें कितना कितना हमारा जो लेवल होता है कि बोन के अंदर कितना होता है, हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर कितना होता है, और हमारा जो ब्लड है उसके अंदर कितना कैल्शियम का अमाउंट होता है। अगर हम बात करें इसकी 99% जो स्टोर होता है, ये 99% हमारा स्टोर होता है बोन के अंदर, और वहीं पे 0.99% हमारा होता है ब्लड के अंदर, और वहीं पे 0.01% हमारा प्रेजेंट होता है इनसाइड, मतलब सेल्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाइपर कैल्शियम क्या होता है। एज वी नो दैट कि जो कैल्शियम होता है कि आपका नॉर्मल लेंस से ऊपर हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर कैल्शियम। अब वो नॉर्मल रेंज कितनी होती है, वो नॉर्मल रेंज होती है दोस्तों आपकी 9 टू 10.5 mg/dl। समझ आया, 9 टू 10.5 mg/dl। वहीं अगर हम बात करें हाइपर कैल्शियम की डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन होती है कि जब आपकी बॉडी के अंदर सीरम कैल्शियम लेवल 10.5 mg/dl से ऊपर हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर कैल्सीमिया। अगर इसका मोस्ट कॉमन कॉज की बात करें हम, तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है इसका, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ठीक है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म आपको पता है कि ये कहाँ से सिक्रीट होता है, हमारे पैराथॉर्मोन से। और पैराथॉर्मोन हमारा कहाँ पर सिक्रीट होता है, हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड से। और वही पैराथायरॉयड ग्लैंड हमारी प्रेजेंट होती है हमारी थायराइड ग्लैंड के अंदर। जब आप देखेंगे जब बटरफ्लाई शेप की जो उसके पोर्शन बने होते हैं दो, तो हमारी कितनी होती हैं जो थायराइड ग्लैंड होती हैं, वो 4 होती हैं। 2 एक साइड होंगी, 2 लेफ्ट साइड और 2 राइट साइड। तो ये सिक्रीट करती है हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन से वो कारण हैं जिसकी वजह से हाइपरकैल्सीमिया का जो लेवल है वो इंक्रीज हो है। सबसे पहले एक्सेसिव ओरल इनटेक। जब आपकी बॉडी के अंदर आप कैल्शियम का ज़्यादा इंटेक करते हैं, विटामिन डी का इंटेक ज़्यादा करते हैं, तो क्या करता है, विटामिन डी कैल्शियम के अमाउंट को रीअब्जॉर्ब करता है ब्लड के अंदर, तो उसकी वजह से कैल्शियम का अमाउंट नॉर्मल रेंज से बढ़ता हुआ चल जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन। डिक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन का मतलब क्या है कि अगर आपकी बॉडी से कैल्शियम नॉर्मल प्रोसेस से बाहर ही नहीं निकलेगा तो कहीं ना कहीं आपके जो ऑर्गन्स होते हैं, बोन है, वो उसके अंदर रिएब्जॉर्ब होता रहेगा। धीरे धीरे क्या होता है, वो ब्लड के अंदर भी डाइल्यूट होने लगता है। सबसे पहले किडनी डिजीज। किडनी डिजीज वन ऑफ मोस्ट कॉज होता है जब आपकी बॉडी से कैल्शियम को बाहर नहीं कर पाती है, इम्पेयर हो जाते हैं किडनी के फंक्शन। और कोई जैसे कि
किडनी स्टोन है वो क्या करती है, यूरिनरी जो आउटपुट होता है जो या यूरिनरी का जो पाथवे होता है वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाता है सही से, तो उस वजह से क्या होता है कि ये कंडीशन अराइज हो सकती है। नेक्स्ट है यूज ऑफ थायराइड डायरेटिक्स। कुछ ऐसे डायरेटिक्स होते हैं जो कैल्शियम को बाहर नहीं निकलने देते हैं, कैल्शियम को बाहर नहीं निकलने देते। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सा है, सबसे पहले होता है वो क्लोरथाइजाइड, सेकंड होता है वो क्लोरथैलिडोन, और एक होता है हमारा थाइजाइड डायरेटिक्स। ये सब क्या है, हमारे डायूरेटिक्स हैं। तो ये क्या करते हैं दोस्तों, ये हमारे कैल्शियम के एक्सक्रीशन को कम कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पजट डिजीज। अब देखिए पजट डिजीज क्या है। पजट डिजीज क्या होती है कि ये एबनॉर्मल बोन रिमॉडलिंग करती है, मीन्स जो आपकी ओल्ड बोन होती है वो रिप्लेस नहीं हो पाती हमारी हेल्दी बोन या न्यू बोन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल बोन रिमॉडलिंग। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन इन बोन। नेक्स्ट बात करते हैं इंक्रीज बोन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। अब कैल्शियम की वजह से मतलब क्या है कि हाइपर पैराथायरॉइडिज्म जो इसका वन ऑफ मोस्ट कोज है, कॉमन कोज है, अगर आपके एग्जाम में इसका कोज आता है कि हाइपर कैल्सीमिया का वन ऑफ मोस्ट कोज क्या है, तो वो क्या है आपका हाइपर पैराथायरॉइडिज्म। ठीक है, ये सिक्रीट कहां से होता है, सिक्रीट बाई पैराथायरॉइड ग्लैंड। विच इज प्रेजेंट इन थायराइड ग्लैंड। कहां पर प्रेजेंट होती है दोस्तों, ये थायराइड ग्लैंड के अंदर। और नंबर टोटल इन नंबर कितनी होती हैं, चार, चार ग्लैंड्स, और चार ग्लैंड्स होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपर थायराइडिज्म, जब आपकी बॉडी के अंदर थायराइड की एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैलिग्नेंसी, मतलब क्या है कि जब बोन का कोई कैंसर है, बोन में अगर किसी तरह की मैलिग्नेंसी हो गई है, बोन का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, कैल्शियम का अमाउंट या कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। नेक्स्ट है इमोबिलिटी। इमोबिलिटी भी एक वन ऑफ मोस्ट कारण है, पर अभी तक कुछ रिसर्च ने इसको भी डिटेक्ट आइडेंटिफाई नहीं किया है कि इमोबिलिटी किस वजह से कोज करता है हाइपरकैल्सीमिया। नेक्स्ट है यूज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। अगर पेशेंट कोई एनाबॉलिक्स का यूज करता है, एनाबॉलिक्स, एनाबॉलिक्स मींस स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स जैसे बॉडी बिल्डर्स, जो बॉडी बिल्डर एनाबॉलिक्स या स्टेरॉइड का यूज करते हैं, तो क्या करते हैं, उनके जो स्केलेटन की डेंसिटी होती है, जो बोन की डेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है, बोन का साइज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम डिहाइड्रेशन की। अगर पेशेंट प्रॉपर तरीके से वाटर इनटेक या प्रॉपर तरीके से अपना जो उसका डेली इनटेक है वो सही से नहीं कर पा रहा है, और क्या हो रहा है कि जो जो किडनी के फंक्शन है वो इम्पेयर्ड हो गए हैं, प्रॉपर तरीके से यूरिन आउटपुट नहीं हो पा रहा है, तो एक कारण ये हो सकता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ लिथियम। अब लिथियम क्या करता है, ये लिथियम क्या करता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो आपका पैराथ हार्मोन होता है उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। तो ये क्या करता है, एक्ट ऑन पैराथायरॉयड हार्मोन। अब इसको क्या कर देगा, ये इंक्रीज कर देता है। अब आपको पता है कि पैराथायरॉयड हार्मोन क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, कैल्शियम को बढ़ाता है और दूसरा आपके जो फॉस्फोरस होता है उसको कम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एड्रिनल इनसफिशियंसी। एड्रिनल इनसफिशियंसी का मतलब होता है कि जब आपकी किडनी के अंदर प्रॉपर तरीके से जो यूरिन का आउटपुट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो आ रहा है, या फिर किसी पेशेंट को क्या हो गया है, यूरेट्रोलिथाइसिस हो गया है, या फिर जो यूरेथ्रोलिथाइसिस हो गया है या सिस्टोलिथाइसिस हो गया है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो यूरिन का आउटपुट है वो डिक्रीज होता है, एक कारण ये भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं असिस्मेंट्स की, कौन कौन से वो असिस्मेंट्स हैं, कौन कौन से वो असिस्मेंट हैं कि क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की, ब्रेडिकार्डिया। मतलब क्या हो रहा है कि ब्रेडिकार्डिया, अगर हम इसमें अर्ली फेज की बात करें साथियों, अर्ली फेज में अगर हम बात करें तो ये हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। इन अर्ली फेज क्या करता है, ये हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। अगर हम वहीं पे बात करें इसके लेट फेज की,
तो लेट फेज के अंदर क्या कर रहा है, ये ब्रेडिकार्डिया कोज कर रहा है। लेट फेज का मतलब क्या है कि पेशेंट में क्रोनिक कंडीशन हो गई है जिसकी वजह से कार्डियक सिस्टम पे अफेक्ट पड़ रहा है। तो क्या लीड करेगा, ये कार्डियक अरेस्ट को लीड करेगा। किसको लीड करेगा, कार्डियक अरेस्ट को। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये हाइपरटेंशन भी इंक्रीज करता है, सॉरी ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाउंडिंग, बाउंडिंग फुल पेरिफेरल पल्स। अब इसका मतलब क्या है, बाउंडिंग फुल पेरिफेरल मसल सॉरी पल्स, इसका मतलब होता है कि स्ट्रॉन्ग पल्स, स्ट्रॉन्ग पल्स जो पेशेंट को, या जब आप किसी पेशेंट की पल्स फील करेंगे तो वो आपको बहुत स्ट्रांगली फील होगी, उसको हम बोलते हैं बाउंडिंग फुल पेरिफेरल पल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनफेक्टिव रेस्पिरेटरी मूवमेंट। अब ये किस वजह से हो रहा है इनफेक्टिव रेस्पिरेटरी मूवमेंट, ये हो रहा है कि ड्यू टू profound weakness of skeletal muscles of respiratory system। जी हाँ, क्या हो रहा है कि जो आपकी स्केलेटन मसल्स होती हैं आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जो स्केलेटन मसल्स होती हैं जो फंक्शन कराती हैं, जो आपका इन्फ्लेट और डिफ्लेट कराती है लंग्स का, वो क्या कर रही है कि प्रॉपर तरीके से वो मूवमेंट नहीं कर पा रही है, वीकनेस हो गई है, जिसकी वजह से पेशेंट क्या है कि ब्रीदिंग को अच्छे से नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट है रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम में मतलब क्या है कि किडनी का जो सिस्टम है उसमें किस वजह से क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अब देखिए, सबसे पहले इन्होंने बोला है कि यूरिनरी आउटपुट वेरी डिपेंड अपॉन कॉज। अगर पेशेंट का यूरिनरी आउटपुट सही है तो मान लो कि पेशेंट को क्या नहीं है, कोई स्टोन किसी तरह की नहीं है, तो आपको थोड़ा सा मेडिकेशन देके, अगर किडनी के फंक्शन इम्पेयर हो गए तो हम उसमें बिस्फोफॉस्फोनेट दे सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि कौन कौन से रीनल सिस्टम के कॉजेस हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोलियूरिया। पोलियूरिया कॉज करता है। नेक्स्ट हम नेफ्रोलिथाइसिस। अगर किडनी के अंदर कैल्शियम का अमाउंट ज़्यादा हो गया है कि जो हमारी जो इनऑर्गेनिक कैल्शियम होता है वो ऑर्गेनिक कैल्शियम में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो क्या होगा, वो नेफ्रोथाइसिस को कॉज करेगा। एक्सेसिव अमाउंट में जब आपकी किडनी के अंदर कैल्शियम का अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होगा, पेशेंट को नेफ्रोलिथाइसिस मतलब किडनी स्टोन को कॉज कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं परफॉर्म मसल वीकनेस। मतलब आपका जो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम से रिलेट अगर हम बात करें तो मसल वीकनेस हो सकती है। नेक्स्ट है डिमिनिश एब्सेंट डीप टेंडन रिफ्लेक्स। पेशेंट को जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स है, जो आप मूवमेंट्स करते हैं जॉइंट्स का रिफ्लेक्स करते हैं, उसमें एब्सेंट हो सकते हैं या प्रॉपर तरीके से वो वीक हो सकते हैं। नेक्स्ट हम डिसोरिएंटेशन। पेशेंट कंफ्यूजन स्टेज में चला जाएगा। जी हाँ, पेशेंट किस में चला जाएगा, कंफ्यूजनल स्टेज में या सेमी कॉन्शियस, कंफ्यूजनल स्टेट और सेमी कॉन्शियस। सेमी कॉन्शियस पेशेंट लिथार्जी रहेगा। और लास्ट में अगर पेशेंट का प्रॉपर तरीके से कैल्शियम एक्सक्रीट आउट नहीं हुआ, बॉडी में बढ़ता हुआ जा रहा है, 12.5 तक चला गया, तो यहाँ तक पेशेंट कोमा में जा सकता है, इवन पेशेंट की डेथ तक हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में क्या होगा, पेशेंट का गैस्ट्रिक मोटिलिटी कम हो जाएगी, जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है पेशेंट के वो कम हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेशेंट की हाइपर एक्टिव बाउल साउंड। पेशेंट की जो साउंड्स अगर आप ऑस्कल्टेट करते हैं तो वहां पर अच्छे से आपको बाउल साउंड ज्यादा सुनाई देने वाली है। नेक्स्ट है पेशेंट को एनोरेक्सिया। पेशेंट की भूख जो है, जो हंगर है उसकी, वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है नोजिया वोमिटिंग पेशेंट को रहने वाली है। पेशेंट का एब्डोमिनल डिस्टेंस है, मतलब क्या जो एब्डोमल की गर्थ है, एब्डोमन का जो साइज है वो फूला हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट पेशेंट का अगर प्रॉपर तरीके से जो जब पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं होंगे तो किसको लीड करेगा, किसको लीड करेगा, कॉन्स्टिपेशन को, ड्यू टू डिक्रीज पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ठीक है साथियों, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ईसीजी के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को हमें मिलेंगे। जो सबका एक बहुत बड़ा इश्यू रहता है कि स्टूडेंट के लिए कि ईसीजी में कौन कौन से वो चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। दूसरा कि कौन कौन से वो सेगमेंट है, PQRST में क्या क्या हमें चेंजेस देखने को, क्योंकि इनकी इस ईसीजी के ऊपर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने की वजह से ईसीजी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हमें नोरसेट के अंदर, एनक्लेक्स के अंदर देखने को मिलते हैं, तो उसी पे हम ध्यान देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एसटी सेगमेंट क्या रहेगा, शॉर्ट। जी हाँ, एसटी सेगमेंट क्या रहेगा हमारा, शॉर्ट। ये हमारी क्या है, ये नॉर्मल ईसीजी है। इधर देखेंगे आप राइट साइड में, ये क्या है हमारी
नॉर्मल ईसीजी। अब देखिए यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन है हमारा नॉर्मल है, एसटी सेगमेंट। ये देखिए ये हमारा पी, ये क्यू, और ये आर, और ये एस, ठीक है, और ये होता है हमारा टी। नेक्स्ट इसमें जो हमारा पी क्यू आर एस टी, अब एस वाला सेगमेंट देखेंगे और टी वाला। अब ये देखिए ये बिल्कुल किसमें है, नॉर्मल में। अगर हम वही बात पर करते हैं हमारे हाइपर कैल्सीमिया की, तो ये देखेंगे आप ये वाला, यहाँ पर क्यूटी इंटरवल क्या हो रहा है, शॉर्ट, और यहाँ पर देखेंगे ये भी क्या है, ये नॉर्मल ईसीजी। अगर यहाँ पर देखिए ये वाला पोर्शन, ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है, गैप आ रहा है, और गैप होने की वजह से इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये शॉर्ट बोल सकते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं कि इसमें जो दोनों का जो एस और टी का जो बीच का गैप है वो कम हो गया है। दूसरा अगर हम क्यू का सेगमेंट की बात करें तो इसमें क्यू इंटरवल भी हमें देखने को क्या मिलेगा, शॉर्ट देखने को मिलेगा। क्यूटी इंटरवल शॉर्ट मिलेगा और एस टी, ठीक है, क्यू बी और एस टी जो टी के साथ का इसका जो मैच हो रहा है वो शॉर्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारा टी वेव, टी वेव इस तरीके से हमें क्या मिलेगी, नॉर्मल मिलेगी, नॉर्मल इसमें। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइपर कैल्सीमिया की, तो हाइपर कैल्सीमिया में हमें देखने को मिलेगी ये हाइपर कैल्सीमिया के अंदर ये देखेंगे आप, ये तो ये क्या हो जाएगी, वाइड। यहां से इन दोनों का गैप देखेंगे हम, ये वाला, समझ आया, ये वाला गैप जो हम देख रहे हैं ये वाला नेक्स्ट वीक के अंदर, तो ये क्या है, वाइड। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलेगी टी वेव वाइड। इसकी वजह से क्या हो सकता है, अगर जब हमारे ईसीजी के अंदर इस तरह की चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं तो कभी कभी क्या करता है, इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जिसकी वजह से हार्ट ब्लॉक हो सकता है। समझ आया, एक बार और रिपीट करता हूँ, एसटी सेगमेंट हमारा क्या रहेगा, इसके अंदर शॉर्ट रहेगा, और टी वेव वाइड रहेगी, और क्यूटी इंटरवल हमारा कैसा रहने वाला है, शॉर्ट, ठीक है। क्यूटी इंटरवल ये रखा हमारा, ये वाला देखो ये नॉर्मल है, ठीक है, और ये देख लीजिए आप ये क्यूटी इंटरवल है, और ये इसमें दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं ये, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहने वाला है, शॉर्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमें कौन कौन सी वो चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए हमेशा। हमें पेशेंट को हमें क्या करना है, पेशेंट को हमें हाइड्रेट रखना है सबसे पहले। जब आप कोई आपके पास हाइपर कैल्सीमिया का पेशेंट आता है तो हमें सबसे पहले पेशेंट को क्या करना है, हाइड्रेट करना है। हो सकता है कि पेशेंट को स्टोन की प्रॉब्लम हो और पेशेंट का जो यूरिन आउटपुट है वो कम आ रहा है, तो उसमें हमें क्या करना है, पेशेंट का जो यूरिन आउटपुट है वो हमें 100 to 150 ml/h के हिसाब से हमें मेंटेन करके रखना है, ठीक है। क्या करके रखना है, मेंटेन करके रखना है। पर आपको उसके लिए जब आप किसी पेशेंट को आइसोटोनिक सलाइन देते हैं, आइसोटोनिक मतलब क्या है कि एनएस 0.9% NaCl, ये क्या है आपका आइसोटोनिक सलाइन। इसमें आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन में आरएल भी आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईवी सलाइन थेरेपी रिक्वायर क्लोजली मॉनिटरिंग। अब देखो क्यों बोला गया है, क्योंकि अगर पेशेंट को किडनी से रिलेटेड या किडनी के जो फंक्शन है इम्पेयर्ड होते हैं या थोड़े से स्लाइटली इम्पेयर्ड होते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम आता है, तो पेशेंट को क्या कॉज कर सकता है, एक्सिस फ्लूइड एक्यूमुलेशन, जो किसको लीड करेगा, ये लीड करेगा अडीमा को, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप किसी पेशेंट को, हाइपर कैल्सीमिया वाले पेशेंट को आप हाइड्रेट करते हैं तो उसके लिए आपको क्लोजली मॉनिटरिंग करनी होती है। किसके लिए, आईवी सलाइन थेरेपी के लिए, क्योंकि पेशेंट को क्या कॉज कर सकता है, वो अडीमा, अगर किडनी के फंक्शन जो है इम्पेयर्ड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पेशेंट को अगर कैल्शियम का इम्बेलेंस है, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है कैल्शियम, अगर इस पेशेंट को इसमें क्या हो रहा है कि इम्बेलेंस है, तो पेशेंट को ये लीड कर सकता है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के लिए। किसको, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के लिए, किसके लिए लीड कर सकता है साथियों, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के लिए। तो जब भी आपको किसी पेशेंट को मोबिलाइज करना है या शिफ्टिंग करनी है तो आपको ध्यान रखना है पेशेंट को एम्बुलेट करना है, पेशेंट को असिस्ट कराना है, पेशेंट की आपको हेल्प करनी है। हो सकता है कि पेशेंट को अगर आप असिस्ट नहीं कराएं तो पेशेंट को रिस्क बढ़ जाता है फ्रैक्चर का और इंजरी का। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों कि हमें कभी भी पेशेंट को हमें अकेला नहीं छोड़ना है, अलोन नहीं छोड़ना है, हमेशा साइड रेल्स या हमें सेफ्टी मेजर्स का यूज करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन कौन से वो इंटरवेंशन हैं, कौन कौन सी वो मेडिकेशंस हैं, कौन कौन सी वो हमें थेरेपी या कौन कौन सी वो डाइट्स हैं जो फॉलो करनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। सबसे पहले आई डिसकंटिन्यू आईवी एंड ओरल मेडिकेशन। कौन कौन सी मेडिकेशन हो सकती है दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर पेशेंट को आपने, समझ आया, पेशेंट को आपने अगर क्लोरथाइजाइड या थाइजाइड डायरेटिक्स लगाए हैं तो सबसे पहले क्या करना है, आपको डिसकंटिन्यू करने हैं। क्या करने हैं, डिसकंटिन्यू। कौन से,
ठीक है, तो कौन कौन सी मेडिकेशन हो सकती है दोस्तों वो, जैसे कैल्शियम सप्लीमेंट, ठीक है, कैल्शियम सप्लीमेंट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं विटामिन डी, ठीक है, और हमारा थायराइड डायरेटिक्स। अब थायराइड डायरेटिक्स जैसे क्लोरथैलिडोन, क्लोरथाइजाइड, ठीक है, ये मेडिकेशन आती है हमारी किसके अंदर, ये कैल्शियम के अमाउंट को नॉर्मल अमाउंट से हमें रेज कर सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले एडमिनिस्टर कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन इनहिबिटर मेडिकेशन सच एज, कौन कौन सी रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करती है कैल्शियम के, तो सबसे पहले फॉस्फोरस। आपको पता है कि फॉस्फोरस हमारा किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉस्फोरस हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है कैल्शियम के एलिमिनेशन को। आपकी बॉडी के अंदर, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम में, मतलब ऑर्गन्स में या फिर आपकी बोन में, अगर आपका कैल्शियम रिएब्जॉर्ब हो रहा है तो आपको क्या करना है कि फॉस्फोरस सप्लीमेंट्स दे सकते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके कैल्शियम के एक्सक्रीशन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्सिटोनिन। अब कैल्सिटोनिन क्या है, कैल्सिटोनिन आपकी बॉडी का एक तरीके का क्या होता है, ये हॉर्मोन्स होता है, एंजाइम्स भी होता है, जिसको हम क्या करते हैं आईएम और सबक्यूटेनियसली लगाते हैं। विद इन 30 मिनट्स इसका एक्शन, विद इन 30 मिनट इसका एक्शन क्या करता है, ये इफेक्ट डालना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, जो क्या करता है आपके कैल्शियम को बाहर निकालने को सोचता है। एक तरीके से इसको कैल्सिटोनिन को हम डीओसी भी बोल सकते हैं, किसका, हाइपर कैल्सीमिया का। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिस्फोफॉस्फोनेट। अगर किसी पेशेंट को किडनी से रिलेटेड या किसी बोन से रिलेटेड पेशेंट को मैलिग्नेंसीज है, ट्यूमर है, सार्कोमा है, तो हम उसको क्या देते हैं, बिस्फोफॉस्फोनेट, जो क्या करता है कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस क्या होता है, एसिटाइल सिस्टीन, ये क्या होता है, सैलिसिलिक, ठीक है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। दूसरा इंडोमिथासिन, ये मेडिकेशन है दोस्तों, इंडोमिथासिन। नेक्स्ट है इसके अंदर डाइक्लोफेनिक। अगर किसी पेशेंट को, ये क्या करता है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को कम करता है। नेक्स्ट है एनएसएआईडी। अगर किसी पेशेंट को पेन से रिलेटेड शिकायत है, क्योंकि बोन का अगर साइज बढ़ रहा है या बोन में रिमॉडलिंग हो रही है, बोन में रीअब्जॉर्प्शन कैल्शियम का ज्यादा हो रहा है, गाउट की शिकायत हो रही है, तो हम क्या दे सकते हैं पेशेंट को, उस पेन को कम करने के लिए पेन किलर्स दे सकते हैं, जिसमें हम कौन सी मेडिकेशन दे रहे हैं, एनएसएआईडी। जैसे आप पेशेंट को ट्रामाडोल दे सकते हैं, इसका थोड़ा सा साइड इफेक्ट है, पेशेंट को सिडेट होता है, तो सिडेटिव थोड़ा सा इसका क्या हो सकता है, साइड इफेक्ट। नेक्स्ट पेशेंट को आप दे सकते हैं डाइक्लोफेनिक, एसिक्लोफेनिक, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पेशेंट का अगर सीवियर अमाउंट में कैल्शियम बढ़ा हुआ है, पेशेंट को सीवियर हाइपर कैल्शियम है, तो पेशेंट को आपको ध्यान रखना है कि हमें डायलिसिस की नीड पड़ेगी। और ये हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि अगर पेशेंट को हाइपर कैल्शियम से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई है तो कहीं ना कहीं पेशेंट को हमें डायलिसिस की नीड पड़ने वाली है, कि जिससे क्या है कि फर्दर जो कॉम्प्लिकेशन है पेशेंट के, उससे बचाया जा सके, जिससे क्या है कि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट ना आए, पेशेंट को जो 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 किडनी के फंक्शन है वो इम्पेयर ना हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिपेयर द क्लाइंट सीवियर हाइपरटेंशन, हाँ वही हाइपर पेशेंट को हमें किसके लिए प्रिपेयर करना है, डायलिसिस के लिए। नेक्स्ट हम बात करें मूव द क्लाइंट केयरफुली, किसके लिए, जिसकी हमने पहले भी बात की थी, किसकी बात की थी दोस्तों हमने, सबसे पहले पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर से हमें पेशेंट को क्या करना है, प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेशेंट को अगर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, फ्लैंक पेन है, बैक साइड में पेन हो रहा है, और पेशेंट को यूरिन पास करते समय स्ट्रेन पड़ रहा है, तो पेशेंट को आपको क्या करना है, क्लोजली मॉनिटर करना है कि पेशेंट को क्या हो सकता है, यूरिन स्टोन हो सकता है, जिसको हम यूरेट्रोलिथाइसिस, सिस्टोलिथाइसिस या यूरेथ्रोलिथाइसिस भी बोल सकते हैं। हमें पेशेंट को एजुकेट करना है कि कैल्शियम रिच डाइट बिल्कुल भी नहीं लेनी है, अवॉइड करनी है कैल्शियम रिच डाइट। नेक्स्ट हम पेशेंट को वही पेशेंट को एजुकेट करेंगे, फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी का पेशेंट को हमें बढ़ा देना है। तो दोस्तों ये हमारी कुछ कंडीशन थी, कुछ मैनेजमेंट था, ये हमारा हाइपर कैल्सीमिया का जो बेसिकली इंटरवेंशन और जो मैनेजमेंट हमने एनक्लेक्स से ही हम ये टॉपिक कवर कर रहे हैं कि एनक्लेक्स की जो हमने एक सीरीज है उसको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमने सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो हमने फंडामेंटल उठाया है, जिसमें हमने सबसे पहले जो टॉपिक है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल हो, और अगर आप हमारे चैनल पर
नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों आशा करता हूँ आपके लिए जो टॉपिक हेल्पफुल है, बेनिफिटफुल रहे। थैंक यू।